हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुनेसल। इस वीडियो में हमें पढ़ना है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। पीछे जो हमने पढ़ा था वो था रोमांटिक नेशनलिज्म। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, उसमें हमें आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, कि किस तरीके से यूरोप के हालात जो है वो 1830s के आसपास काफ़ी बिगड़ गए थे और उसकी वजह से यूरोप के लोगों को काफ़ी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी थी। इसलिए वहाँ पे काफ़ी सारे पॉपुलर रिवोल्ट जो हैं वो स्टार्ट हो गए। ओके, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1850 तक, ये आपका फर्स्ट हाफ हो गया। 1801 से लेके 1850 तक बहुत सारे पॉपुलेशन, मतलब कारण यह है कि जो पॉपुलर रिवोल्ट्स हो रहे थे, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पॉपुलर रिवोल्ट्स जो हो रहे थे इनके रीजंस क्या थे। तो वो रीजंस जो है वो आपको नीचे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1830s के जो ईयर्स थे वो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप के थे यूरोप के लिए, तो आपको बताना होता है कैसे। तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है, एक सेकेंड, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसका रिज़ल्ट हमें भी पता है क्या होता है। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की कमी थी, जॉब ढूंढने वाले ज़्यादा थे और जिनके पास जॉब थी वो बहुत कम थे। ये दूसरी बात हो गई। रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो सिटीज़ में माइग्रेट कर रही थी, जिसकी वजह से शहरों में ओवर क्राउडेड स्लम्स का मतलब होता है गंदी बस्तियाँ। स्लम्स, ओवर क्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली स्लम्स जो है वो डेवलप हो रही थी। स्लम्स मतलब गंदी बस्तियाँ, छोटी छोटी बस्तियाँ जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, उनको स्लम्स बोलते हैं। तो ये तीसरा हो गया। उसके बाद स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स और ऑफन फेस विद, इनके पास काफ़ी कंपटीशन ये बेचारे फेस करते थे, क्योंकि इंपोर्ट होता था किसका, मशीन मेड गुड्स का इंग्लैंड से, इसलिए इनके पास काम भी नहीं था। और ये मोस्टली जो कंपटीशन था किसमें था, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में था, विच वॉज कैरीड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स। और ये जो आपका काम है टेक्सटाइल का प्रोडक्शन है, ये कहाँ पे होता था, होम्स में या छोटी छोटी वर्कशॉप में। ओके, इसके बाद ये जो एरियाज़ थे इनमें अरिस्टोक्रेसी के पास अभी भी पावर्स थी और बेचारे पेजेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज़। ये मैंने कई बार बताया है। फ्यूडल ड्यूज़ मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स को जो पैसे दिए जाते थे उनको फ्यूडल ड्यूज़ बोलते हैं। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस, फूड के प्राइसेस बढ़ने लग गए और उसके बाद बैड हार्वेस्ट भी आ गया, मतलब फसल काफ़ी ख़राब हो गई। वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म का मतलब होता है पॉवर्टी इन टाउन एंड कंट्री। तो ये कुछ सारे कारण थे जिसकी वजह से यूरोप में उस टाइम पे बहुत सारी रेवोल्यूशंस हो रही थी और बहुत सारी इकोनॉमिक हार्डशिप्स का सामना जो है वो यूरोप वासियों को करना पड़ रहा था। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वाई डू यू थिंक द ईयर्स ऑफ 1830s वर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसके नीचे आपको आंसर लिखना है। उसके बाद द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर, ऐसा ही एक साल कौन सा था, 1848 का। कैसा साल, जब बहुत सारे रेवोल्यूशंस हो रहे थे, जब फूड शॉर्टेजेस थी, जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, तो पॉपुलेशन जो है वो पेरिस की वो सड़कों पे आ गई। उन्होंने बैरिकेड्स वगैरह जो है वो हटा दिए और लुई फिलिप जिसको अगर आपको याद हो तो 1830 में जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, उस जुलाई रेवोल्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी फ्रांस में और लुई फिलिप को लीडर बनाया गया था। 18 साल बाद 1848 में वो लुई फिलिप जो है उसको भागने पे मजबूर कर दिया। मतलब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या हो गई, फेल हो गई, ये याद रखना है। ठीक है, 1815 में नेपोलियन हार गया। 1830 में जो लुई फिलिप है उसको भी भगा दिया गया। ठीक है, 1830 में बर्मन डायनेस्टी को ख़त्म करके किसको लाया गया, लुई फिलिप को लाया गया। और उसके बाद में 1848 में इस लुई फिलिप को भी भगा दिया गया। मतलब 1848 में भी बहुत सारे रेवोल्यूशंस जो हैं वो होने लगे। फ्रांस जो है दोबारा से वहाँ पे रेवोल्यूशन होने लग गए। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रांस में, अगर लुई फिलिप भाग गया तो
फिर से एक नेशनल असेंबली बनी, उसने फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया, सभी लोगों को सफरेज के अधिकार दे दिए। सभी लोग मतलब कौन से? ऑल अडल्ट मेल्स ओनली, जो कितने साल से ऊपर के हैं? 21 साल से ऊपर के। और सबको राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार मिला। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए। अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेगी तो नेशनल असेंबली थोड़ी बनेगी। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और इसके लिए नेशनल वर्कशॉप्स बनाएंगे। ओके, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइलेशिया के जो वीवर्स थे उनकी रिवोल्ट जो है वो किसके अगेंस्ट में थी? कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में थी, जो उनको रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करते थे। ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, साइलेशिया की वीवर्स की जो रिवोल्ट थी उसके बारे में दिया है। एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही पूछा जाता है किसके अगेंस्ट में थी? कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में। क्यों थी वो आप समझ जाओगे कि वो किस तरीके से उनको परेशान करते थे। जब ये पढ़ोगे तो ये तो सिंपल सा कहानी जैसा ही है। ओके, फिर इसके बाद आता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। कौन से ईयर में? 1848। देखो, पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर, गरीब लोगों के साथ साथ, अनएम्प्लॉयड लोगों के साथ साथ, पेजेंट्स के साथ साथ, ठीक है, किसकी रेवोल्यूशन चल रही थी? रेवोल्यूशन ऑफ मिडिल क्लासेस वॉज अंडरवे, कि गरीब, अनएम्प्लॉयड और पेजेंट्स और वर्कर्स, इनके साथ साथ 1848 में एजुकेटेड मिडिल क्लास की भी रेवोल्यूशन चल रही थी। इसके बाद फरवरी 1848 के जो इवेंट्स थे उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पे क्या हो गई? ख़त्म हो गई। यूनिवर्सल मेल सफरेज मिल गया, ठीक है। और बाकी जगहों पे भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स अभी भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। तो यहाँ के लोग भी जो फ्रांस में हुआ उसको लाने के लिए अभी ये सब रिवोल्ट्स वगैरह करने लग गए। किसकी डिमांड कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड करने लग गए, क्योंकि उनको लगा जब फ्रांस में सब कुछ हो सकता है तो हमारे देशों में क्यों नहीं हो सकता। कौन से वाले सोच रहे थे? जर्मनी के लोग, इटली के लोग, पोलैंड के लोग, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोग। ये लोग सोच रहे थे जब फ्रांस में इतनी चीज़ें हो सकती हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया और उन्होंने डिमांड करी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सरकार बननी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो अटेम्प्ट किया वो अटेम्प्ट हमें यहाँ से पढ़ना, और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी। ओके, इसमें जर्मन रीजन्स में बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन, जिनके मेंबर कौन थे? मिडिल क्लास के प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस, फ्रैंकफर्ट नाम के एक शहर में इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे, जैसे फ्रांस में नेशनल असेंबली बनी थी। इन शॉर्ट ये है कि जर्मनी के मिडिल क्लास के जो लोग थे वो फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में इकट्ठा हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो। 1848 को 831 इलेक्टेड नेशनल असेंबली बनानी, मतलब उन्होंने उसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे? 831। ये मार्च करके, मार्च मतलब पैदल जाके, फेस्टिव प्रोसेशन मतलब ऐसे जुलूस निकालते हैं ना, वैसे फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस, मतलब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है उसमें अपनी जगह पे बैठने के लिए, जैसे पार्लियामेंट में सब लोगों की जगह होती है बैठने के लिए, वैसे जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई थी? चर्च ऑफ सेंट पॉल में। मतलब हमें यहाँ से क्या समझना है कि जर्मनी में एक नेशनल असेंबली बनी। इस नेशनल असेंबली में 831 लोग थे। ये अपनी जगह लेने के लिए कहाँ पहुँच गए? सेंट पॉल चर्च में। हंसी खुशी से ही जाएंगे। ओके, फिर यहाँ से वहाँ पहुँच के इन्होंने किया क्या? एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात, वहाँ पहुँच के इन्होंने दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इन्होंने जर्मनी के लिए। तो इन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना दिया है, अब जो हमारा मुनार्क है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। मतलब फ्रांस की कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। जब वो डेप्यूटीज़ थे, मतलब वो जो 831 जो डेप्यूटीज़ थे, उन्होंने जब ऑफर्ड द क्राउन, मतलब फ्रेडरिक विल्हेम IV वहाँ का राजा था उस टाइम पे, उसको जब वो कॉन्स्टिट्यूशन हैंड ओवर किया, ठीक है, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। बोले मैं तो नहीं मानूंगा। और उसने वो बाकी मोनार्क बाकी जो राजा थे उनके साथ जाकर मिल गया और असेंबली को उसने क्या कर दिया? अपोज किया कि मैं इस असेंबली का, पहले उसने हाँ कर दी
कि ठीक है मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला लूँगा, लेकिन बाकी राजाओं की बातों में आकर फिर उसने असेंबली को वैलिड मानने से मना कर दिया। फिर उसके बाद यही है कि अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई, इसलिए क्या हुआ, दोबारा से बेसिस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ख़त्म हो गया। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ओवरऑल इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हुआ क्या था। जर्मनी के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई, उसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। वो सेंट पॉल चर्च में गए, वहाँ जाके उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने राजा को हैंड ओवर किया। राजा का नाम था फ्रेडरिक विल्हेम फोर। राजा ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और जो जिस पर्पज़ से नेशनल असेंबली बनाई थी वो पर्पज़ ही क्या हो गया, ख़त्म। तो बेसिकली जर्मन यूनिफिकेशन का जो प्लान था, इन्होंने जो जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई करने की कोशिश करी थी, वो क्या हो गया, फेल हो गया। और एंड में क्या हुआ, ट्रूप्स मतलब सेना बुलाकर असेंबली को डिसबैंड कर दिया, डिसमिस कर दिया। ओके, तो ये हमको समझ में आ गया होगा। फिर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो था, इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन। मतलब ये जो जर्मन असेंबली बनी थी, इसमें महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स मतलब राइट टू वोट नहीं दिया गया था। ऑल्दो वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, न्यूज़पेपर्स भी उन्होंने फाउंड किए, उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स में भाग लिया, डेमोन्स्ट्रेशंस में भाग लिया। इसके बाद भी दे वर डिनाइड what? They were denied the suffrage rights during the election of the assembly। मतलब वुमेन को उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर, या वुमेन के अधिकारों को क्या कर दिया था, इग्नोर। तो जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो कन्वीन हुई, ऑर्गेनाइज हुई सेंट पॉल चर्च में, तो वुमेन जो है उनको सिर्फ और सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर वहाँ पे बुलाया था, विजिटर्स गैलरी में। तो ये समझ में आ गया होगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी। ये इम्पॉर्टेंट है बस आपके लिए कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हुआ क्या था। ओके, फिर दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर ओल्ड ऑर्डर। उन्होंने लिबरल्स के, वो था ना फ्रेडरिक विल्हेम फोर, वो बाकी राजाओं के साथ जाकर मिल गया था, तो उन्होंने लिबरल आंदोलन थे उनको तो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो दोबारा से पुराने वाला ऑर्डर रिस्टोर नहीं कर पाए। मतलब जैसे फ्रांस में उन्होंने बर्बन डायनेस्टी ले आए थे ना नेपोलियन के बाद, वैसा कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मोनार्क्स को ये लगने लगा कि भाई ये रेवोल्यूशन और रिप्रेशन तो चलता ही रहेगा, ये तो ख़त्म होगा ही नहीं, तो हमें लिबरल नेशनलिस्ट को कुछ ना कुछ कंसेशन का मतलब होता है कुछ ना कुछ रियायत, छूट, वो तो हमें देनी पड़ेगी। इसीलिए 1848 के बाद में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, उन्होंने कुछ चेंजेस करने शुरू किए जो ऑलरेडी 1815 में हो चुके थे। कब करने शुरू किए? 1848 के बाद, जो ऑलरेडी यहाँ वेस्टर्न यूरोप में हो चुके थे। इसलिए सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश कर दिया गया हैब्सबर्ग डोमिनियन और रशिया में। और हैब्सबर्ग रूलर जो हैं उन्होंने हंगेरियंस मतलब जो हंगरी एम्पायर था उसको और ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी। तो इस टॉपिक में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें बस इतनी ही हैं। आगे हमें पढ़ना है कि कैसे यहाँ से इस चीज़ को आप थोड़ा सा और शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो कि बेसिकली ये लोग जो ना बेचारे कंजर्वेटिव फोर्सेस ही परेशान हो गए थे, रेवोल्यूशन। तो इस रेवोल्यूशन और रिप्रेशन से पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने कहा कि भाई तुम मत परेशान हो, हम खुद ही ये यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी हम पे ले लेंगे, तुम्हें लिबरल मूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने खुद से ही इटली और जर्मनी जैसे जो रीजन्स हैं उनका यूनिफिकेशन करने की जिम्मेदारी उठा ली, और इसीलिए आगे हम इन दोनों स्टेट्स का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। ये जो स्टेट होती है उसी की लीडरशिप में होता है, मतलब जो गवर्नमेंट या राजा होती है उसी की लीडरशिप में ये यूनिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये चर्च थी, वो जो आए थे ना ऐसे, यहाँ पे देखो ये वुमेन हैं, इनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है, तो ये डेप्यूटीज़ अपनी जगह लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर यहाँ पे राजा था, इसको जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया तो राजा ने मना कर दिया। राजा बाकी राजाओं के साथ मिल गया कि मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता, तो ये बेचारे यहाँ से उठ के चले गए। तो इनका जो सपना था जर्मनी को यूनिफाइड स्टेट बनाने का, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया।
ओके, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये हो गया आपका। ओके।